सिस्टम हैकिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, सिस्टम हैकिंग करने का सही तरीका क्या है, एंड सिस्टम हैकिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, इन सभी का जवाब मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। यस वॉरियर, वेलकम टू द न्यू वर्जन हैकर की न्यू वीडियो में, जो कि सिस्टम हैकिंग के ऊपर है, कंप्लीट सिस्टम हैकिंग के ऊपर। यस, यहाँ पर हम थ्योरी तो जरूर देखेंगे, लेकिन लास्ट में हम हर एक सिस्टम हैकिंग का प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। सो वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activities. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. सो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सिस्टम हैकिंग, एंड आपने थंबनेल एंड टाइटल में भी देखा होगा, जो कि आपको बता रहा होगा सिस्टम हैकिंग के बारे में। तो सिस्टम हैकिंग एक्चुअल में मॉड्यूल है हमारे इथिकल हैकिंग का ही एक मॉड्यूल आता है। एंड इसको करने के लिए आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है। यानी कि आपको तो सबसे पहले नेटवर्किंग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड ऑफ, आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनुमरेशन, नेटवर्क स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें आना बहुत ही कंपलसरी है। ये इसके बिना आप यहाँ पर आगे नहीं आ सकते हैं। इथिकल हैकिंग के मॉड्यूल वाइज आपको चलना होगा। जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप ऑलरेडी बना रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्लास जो होगी आपकी नेटवर्किंग से स्टार्ट होगी। आप नेटवर्किंग करोगे, नेटवर्किंग के बाद आपको करना है लिनक्स का, लिनक्स के बाद आप इथिकल हैकिंग में आप आओगे, एंड इथिकल हैकिंग के फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करोगे आप। जैसे कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है नेटवर्क स्कैनिंग से स्टार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, देन एनुमरेशन, ठीक है। एनुमरेशन के बाद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, देन उसके बाद आता है आपका यहाँ पर सिस्टम हैकिंग। तो ये आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक्चुअल में सिस्टम हैकिंग करते वक्त। एंड कैसे करते हैं वो तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। एंड कब करते हैं, जब हमको लगे कि सिस्टम को हैक करने की रिक्वायरमेंट है तब, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में सिस्टम हैकिंग होती क्या है, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में, प्रीवियस वीडियो में जो जो चीज़ें देखा है उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम एक्चुअल में सिस्टम को हैक करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। सिस्टम को हैक करने का जो तरीका है वो सिस्टम हैकिंग में बताया जाता है। मल्टीपल तरीके होते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इथिकल हैकिंग के सिस्टम हैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 स्टेप्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो प्रीवियस जो स्टेप्स हैं आपके नेटवर्क स्कैनिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनुमरेशन, वो आपको पीछे रख के सिस्टम हैकिंग के अंदर जो आपके प्रोसेस आती हैं, यहाँ पर 3 स्टेप्स को बोलते हैं हम लोग। बेसिकली 3 स्टेप्स से हमको गुजरना पड़ता है इस कंप्लीट सिस्टम हैकिंग को करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे गेनिंग एक्सेस, मतलब हम उन कमियों को, जितनी भी कमियां हमने एक्सप्लॉइट की है इन्यूमरेशन, नेटवर्क स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में, वो सारी कमियों को देखते हुए हम सामने वाले सिस्टम का, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें परफॉर्म की थी, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, उन सभी को कमियों को ध्यान में रखते हुए हम सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, सिस्टम को हैक करते हैं उनकी कमियों से। उसके बाद वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म तक, जैसे देखो अगर हमारा जो विक्टिम है वो अगर अपने नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, हमारा कनेक्शन टूट जाता है, बट कनेक्शन टूटने के बाद हम वापस से उससे कनेक्शन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वापस से हमको वही सारी चीज़ें प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना। नेटवर्क टूटने के बाद आप सभी को पता है कनेक्शन तो लूज़ हो ही जाएगा। इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहोगे तो कनेक्शन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक्सेस को मेंटेन रखने के लिए, जो आपने एक्सेस लिया है, सिस्टम को हैक किया है, उसको मेंटेन रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप हैक कर रखो, इसलिए वहाँ पर हम कुछ ट्रोजन डालते हैं या फिर बैकएंड रन होने वाले वायरसेस डालते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो बैकएंड में रन होने वाले कुछ मलेशियस प्रोग्राम डालते हैं, ठीक है, जिनको बैकडोर्स भी कहते हैं हम लोग। वो सारी चीज़ें करने के बाद जब हम प्रॉपर एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है, जब हमको लगता है कि हाँ हमारा लॉन्ग टर्म यहाँ पर काम चल जाएगा सिस्टम में, उसके बाद हम लॉक्स को क्लियर करते हैं। मतलब जो हर एक सिस्टम में लॉक्स क्या होते हैं एक्चुअल में, बहुत सारे लोगों को ना पता हो फिर भी मैं बता देता हूँ। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना अपने सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो आपके सिस्टम में वो लॉक्स के फॉर्म में सेव होते हैं, लॉक्स के रूप में सेव हो जाते हैं वो। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी एप्लीकेशन खोला, मैंने जूम खोला,
मैंने PPT खोला, मैंने PDFs खोला, जितने भी चीज़ें एक्टिविटी करते हो आप, लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, कब आपने स्विच ऑन किया, कब स्विच ऑफ किया, एंड किस यूज़र ने, हर एक सिस्टम में बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, जैसे एडमिन हो गया, ये यूज़र 1 यूज़र 2, तो बहुत सारे यूज़र्स लॉगिन करते हैं। तो कब किस यूज़र ने लॉगिन किया है, उन सभी के रिकॉर्ड्स लॉग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड इन लॉग को एनालाइज करके हैकर को पकड़ा जा सकता है। इसलिए हैकर्स क्या करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, लॉग्स को क्लियर करेंगे, ठीक है, सारे लॉग्स को क्लियर करेंगे ताकि हम उन सभी प्रैक्टिस को कर सकें जो कि एक बैड हैकर करता है। सो लॉग्स क्लियर करने के बाद एक्चुअल में हम जो जो चीज़ें परफॉर्म करेंगे उस सिस्टम में, वो सारी चीज़ें हट जाएगी। हम ऐसी क्या चीज़ें रखते हैं उन लॉग्स में, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं उन लॉग्स में जिससे हम पकड़े जा सकते हैं या फिर हमारा एक्सेस छूट सकता है उस सिस्टम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सिस्टम को हैक किया, ठीक है, एक सिस्टम को मैंने हैक किया एंड मैंने उसकी एक सिस्टम में बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा अगर विंडोज़ के कभी C ड्राइव में घुसे होंगे तो विंडोज़ के खुद के बहुत सारे वहाँ पर फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं उन फाइल एंड फोल्डर्स को खोल के देखूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अभी खोलोगे दूसरे वक्त भूल जाओगे कि मैंने कौन सा फोल्डर खोला था। तो मैं एक सिस्टम को हैक करके उसके अंदर बैकडोर जो इंस्टॉल करूँगा, एक फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल करूँगा, डेफिनेटली कहीं पे छुपा के इंस्टॉल करूँगा ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है। तो जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो क्या करते हैं एक्चुअल में, वो यहाँ पर लॉग्स को चेक करते हैं कि हम किन किन फाइल्स में गए, ठीक है, मैं किस फाइल में गया। फॉर एग्जांपल वहाँ पर विंडोज़ की एक फ़ाइल है, मैं विंडोज़ के फाइल में गया, उसके अंदर कोई एडमिन की फ़ाइल थी, उसके अंदर गया, यूज़र के फाइल के अंदर, एंड वहाँ पर फाइल के अंदर फाइल बना के मैंने बैकडोर को इंस्टॉल करा दिया जिससे लोग आसानी से ना पहुँचे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने की ना, विंडोज़ का फ़ोल्डर मैंने खोला एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने ओपन की उसमें, ये चीज़ें एक्चुअल में लॉग्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिस्टम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है सिक्योरिटी पर्पज़ से। ये विंडोज़ में नहीं, हर एक सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये जो लॉग्स हैं ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेटर को बता देंगे, जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो बता देंगे कि ये लॉग सेव है एंड इन लॉग्स के ज़रिए क्या क्या हमने परफॉर्म किया है। तो वो लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, सबसे पहले वो बैकडोर को हटाएंगे उन्हीं रिवर्स करके, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमने फॉलो किया है ना स्टेप्स को, तो उसको रिवर्स कर देंगे वो, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं एक्चुअल में। तो लॉग्स की फॉलो करते हुए लॉग्स को, जैसे हमने पहले विंडोज़ खोला तो वो भी विंडोज़ खोलेंगे, विंडोज़ के अंदर हमने किसी फोल्डर को खोला, एडमिन के फोल्डर को खोला था, उस फोल्डर में जाके वो डिलीट कर देंगे उसको जो हमने वहाँ पर बैकडोर इंस्टॉल किया था लॉन्ग टर्म मेंटेनिंग एक्सेस के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म हैकिंग के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें क्लियरिंग लॉग हम अपने सिक्योरिटी के लिए करते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आ जाती हैं, आपने लॉग्स कब क्लियर किया, कहाँ क्लियर किया, ये सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आपका यहाँ पर गलत काम करने का इरादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ये वीडियो भी मैं एजुकेशन पर्पज़ से ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में हैकर्स करते कैसे हैं एंड आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में बना रहे, दैट्स वाई, ठीक है। बाकी आपको गलत चीज़ें सिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है एंड ये चैनल बिल्कुल भी गलत चीज़ें प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि जो चीज़ें करो वो लीगल तरीके से करो। सो सवाल ये उठता है कि हम इन लॉग्स को देख कैसे सकते हैं, कहाँ पे सेव होते हैं लॉग्स। देखो मैं आप लोगों को लॉग्स बता देता हूँ। आप यहाँ पर विंडोज़ के सर्च में जाओगे ना, तो आप यहाँ पर इवेंट वीवर करके, इवेंट वीवर एक्चुअल में उनका नाम होता है, तो यहाँ पर आप इवेंट वीवर नाम का एक ऑलरेडी सिस्टम में है आपके सेटिंग, तो इवेंट वीवर में अगर आप जाते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए, इनको एक्चुअल में मैं बाद में आपको समझाऊंगा इनको एक्चुअल में रीड कैसे करते हैं, बट यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये कस्टम व्यूवर्स हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर विंडोज़ लॉग्स में देखोगे तो आपको 4 टाइप के लॉग्स मिलेंगे। पहला तो एप्लीकेशन लॉग्स, ठीक है, यहाँ पर किसने कब क्या एक्सेस किया, एरर कब आया, एवरीथिंग, कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ स्टोर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअल में इन्हीं को हम लॉग्स कहते हैं। सिक्योरिटी लॉग्स में
यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखेगी, ठीक है। यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट एवरीथिंग आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। सेटअप से रिलेटेड, ठीक है, ऐप मतलब सेटअप कब किया गया चीज़ों को, सर्विस से रिलेटेड कब सर्विसिंग की गई, सर्विस कब ओपन की गई, सर्विस कब ऑन की गई तब, एंड ठीक है। एंड सिस्टम से रिलेटेड आपका सिस्टम जो है उससे रिलेटेड, सर्विस मैनेजर कंट्रोल्स एवरीथिंग, जितने भी चीज़ें हैं सिस्टम से रिलेटेड सारे लॉग्स यहाँ पर सेव होते हैं। एंड फॉरवर्ड इवेंट्स, जो कि इवेंट्स फॉरवर्ड किए गए हैं आपके सिस्टम से, वो सारी चीज़ें। तो ये खुद में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जो कि इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को समझाऊंगा जब हम इसको क्लियर करेंगे एंड इसके बारे में जानेंगे, या फिर इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लॉग्स को हम एक्चुअल में रीड कैसे करते हैं, सिस्टम लॉग्स को, क्योंकि इनको रीड करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। एंड इनको समझना, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज है। बहुत लोग बता तो देते हैं कि यहाँ पर सेव है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये किस लिए यूज़ हुआ एंड ये कब यूज़ हुआ, क्या सर्विस रन हो रही है एंड कैसे पढ़ते हैं इन लॉग्स को। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर डिफरेंट वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने बैक एंड अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ करता हूँ एंड वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ओवरऑल ये 3 स्टेप्स हैं जो कि सिस्टम हैकिंग में फॉलो की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर गेनिंग एक्सेस में जब हम गेनिंग एक्सेस करते हैं ना, इसके लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं सिस्टम को हैक करने के। तो यहाँ पर कुछ हैं एंड कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे इनके बाहर ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर किसी सिस्टम को कैसे हैक किया जा सकता है, कितने तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, एंड लॉन्ग टर्म तक कैसे उनमें चीज़ें बनाई जा सकती हैं, एंड हैक ऐसे किया जा सके जिससे सामने वाले को इजीली पता भी ना चल सके। ये वो टेक्निक्स हैं तीनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड क्रैकिंग का। सो यहाँ पर जो पासवर्ड क्रैकिंग है, मैं अगर विंडोज़ की बात करूँ, विंडोज़ में जो पासवर्ड है वो कैसे स्टोर होता है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चीज़ें एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, आप सिस्टम को कैसे हैक करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर से है एंड रास्ता क्या है, तो आप चलोगे कैसे। तो मेन चीज़ें वही है। तो यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड क्रैकिंग की जैसे बात कर रहा हूँ, तो पासवर्ड क्रैकिंग में जो विंडोज़ की बात करूँ, विंडोज़ में जो पासवर्ड सेव करने का सेव होने का तरीका है, वो सैम फाइल होती है आपके सिस्टम के अंदर, बेसिकली आपके सिस्टम में। तो उस सैम फाइल के अंदर NTLM नाम के लॉग से सेव होती है। अगर सैम फाइल की यहाँ पे बात करूँ तो उसको कहते हैं हम सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर बोलते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। एंड यहाँ पर जो पासवर्ड सेव होता है वो NTLM नाम से सेव होता है, ठीक है। मतलब NTLM एल्गोरिदम इसमें यूज़ होता है, ठीक है। NTLM जिसको कहते हैं, इस एल्गोरिदम से सेव होता है वो पासवर्ड। एंड अगर हमको एल्गोरिदम पता हो कि सामने वाले सिस्टम का एल्गोरिदम क्या है पासवर्ड सेव करने का, तो यू कैन ईजीली क्रैक दिस पासवर्ड, ठीक है। तो इसीलिए विंडोज़ के पासवर्ड थोड़ा जल्दी क्रैक किए जा सकते हैं। वैसे ही सभी को पता है कि मैक का क्या है, लिनक्स का क्या स्टोर करने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हम रीड करते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर विंडोज़ वर्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हम विंडोज़ को ज़्यादा प्रीफर कर लेते हैं, विंडोज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं विंडोज़ में लोग। एंड वैसे ही लिनक्स में ज़्यादातर लोग आपको विंडोज़ में प्रैक्टिस नहीं कराते, क्योंकि उसको पॉसिबल मतलब इतना इजी नहीं है एक्सेस करना, थोड़ी उसकी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं, उसके लिए प्रॉपर लैब चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नॉर्मल मशीन्स में करा के देते हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल मशीन में ही प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ पर हम जितना कोशिश है उतना करके देखेंगे, यूट्यूब को गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए उतना मैं लेवल तक करके देखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर NTLM में पासवर्ड सेव होता है। NTLM में पासवर्ड सेव होता है तो हम एक्चुअल में उस पासवर्ड की सैम फाइल को उठाते हैं, ठीक है। सैम फाइल को विंडोज़ के सिस्टम से उठाते हैं एंड उसको पासवर्ड क्रैकिंग से क्रैक करते हैं, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग से क्रैक करेंगे। पासवर्ड क्रैकिंग जो है वो
परफॉर्म होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती है एंड मैं डालूँगा वीडियो इसका भी। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को पासवर्ड क्रैकिंग तो समझ में आ गया होगा क्या है पासवर्ड क्रैकिंग, जो NTLM एल्गोरिदम है। और चलो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो, पासवर्ड क्रैकिंग जो है ना, ये मुश्किल इस वजह से हो जाती है कि ये पासवर्ड एक्चुअल में जैसा हम सोचते हैं वैसा सेव होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड रखा है, ठीक है, जो कि है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में 1 2 3 4 नाम से सेव होता ही नहीं है। अगर ये 1 2 3 4 जैसा मैंने पासवर्ड डाला है वैसा सेव होता तो दुनिया के हर एक सिस्टम आज हैक पड़े होते। ये एक्चुअल में सेव होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं हैश फॉर्म में, ठीक है। हैशिंग एक्चुअल में क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जो कि सिस्टम को जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको कन्वर्ट कर देती है किसी दूसरे लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में कह सकते हो। जैसे ये 1 2 3 4 को ऐसे बना देगी 1ZB 9A 6 9 1 9 3Z 6B, ठीक है, ऐसे लंबा सा उसका कोड बना देगी, ठीक है। तो ये पासवर्ड किसी को समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब ये पासवर्ड एक्चुअल में क्या होता है कि इनक्रिप्टेड होता है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का जो मैनेजर है वही एक्सेस किया जा सकता है। एक्चुअल में इसके लिए भी अलग से सर्वर होता है जो कि आपके हैशेस को मैच कराता है जब आप लॉगिन करते हो। यहाँ पर हैशिंग से गुजरने के बाद ये लॉग जो है ना जाके सेव हो जाता है आपके सिस्टम में सैम फाइल के नाम से, ठीक है। सिक्योरिटी फाइल में आपका सेव हो जाता है ये सैम फाइल में, एंड सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर में सेव होने के बाद, वही सैम फाइल में सेव होने के बाद ये वाला पासवर्ड वैसे ही पड़ा रहेगा। अब अगली बार जब आप डालोगे पासवर्ड को अपने सिस्टम में, जैसे आपने पासवर्ड को डाला अपने सिस्टम में, तो ये पासवर्ड जाएगा सबसे पहले एक सर्वर होता है विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर जो कि यहाँ पर आपके हैशेस को मैच कराता है, ठीक है। ये पासवर्ड एक कॉपी तो जो है वो इसकी जो कॉपी है ना बन के वो सेव हो जाती है विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर में एक्चुअल में जाके, ठीक है। वो आपके सिस्टम के अंदर ही होता है, उसके लिए कोई वो नहीं चाहिए होता है, डेटा नहीं चाहिए होता है विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर में। तो ये फाइल जो है ना ये आपके विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर में सेव हो जाती है, VDM कह लें या फिर DM कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर। अब जब आप नेक्स्ट टाइम पासवर्ड डालोगे ना तो वो पहले विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर में जाएगा, ठीक है। एंड ये इसका जो जैसे 1 2 3 4 आपने पासवर्ड डाला, ये पहले विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा। विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर एक्चुअल में वो जाके मैच कराएगा, क्योंकि पुराना पासवर्ड विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर में सेव है, ये वाला हैश जो बना था पहली बार, वो सैम फाइल जो है विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर में ही सेव है। अब जब आप पासवर्ड डालोगे तो वो जाएगा वापस से हैशिंग प्रोसेस से गुजरेगा, जो आप पासवर्ड डालोगे फिर से वो विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, एंड विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर वो चेक करेगा कि जो आपने पासवर्ड डाला है उसका हैश इक्वल है या नहीं। वो ये पासवर्ड चेक नहीं करेगा, वो 1 2 3 4 चेक नहीं करेगा जो आप इनिशियल में डालते हो। वो एक्चुअल में चेक क्या करेगा कि आपने जो पासवर्ड डाला है उसका हैश जो निकला है, उसकी जो इनक्रिप्टेड वैल्यू निकली है हैश, वो पुराने वाले पासवर्ड से मैच कर रही है नहीं जो आपने पहले सेटअप किया था पासवर्ड। तो यहाँ पर ऐसे पासवर्ड यहाँ पर सेव होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी कंप्लीट वीडियो है पासवर्ड कैसे सेव होता है, कहाँ कहाँ पे सेव होता है, कैसे कैसे चेक होता है, ठीक है। इसके बारे में मुझे बहुत लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी एंड आई थिंक सो यहाँ पर अलाउ भी नहीं होगा यूट्यूब में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मैंने जितना आइडिया दिया होगा उतना समझ आ गया होगा, ठीक है। आप लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो मेरे कमेंट सिस्टम में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग के बाद आता है यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन एक्चुअल में ये थोड़ी सी टफ प्रोसेस है प्रिविलेज एस्केलेशन। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मुझे आपके सिस्टम का एडमिन एक्सेस लेना है। जैसे एक सिस्टम में 2 यूज़र होते हैं, ठीक है। पहला यूज़र जो कि नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, और दूसरा यूज़र जो कि एडमिन है, ठीक है, एडमिन। अगर इनको बहुत अच्छे से समझना है कि जैसे एक कंपनी है,
जिसका बॉस जो है उसको कहेंगे हम, कंपनी का जो बॉस है, ऑनर है, उसको कहेंगे हम कि यू आर द एडमिन ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। एंड जो एम्प्लॉय होंगे उनको हम नॉर्मल यूज़र कह सकते हैं, जो वहाँ आपकी कंपनी में काम करने वाले होंगे उनको नॉर्मल यूज़र कह सकते हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ में भी वही होता है, अकाउंट्स में भी वही होता है कि एक नॉर्मल यूज़र होता है एंड एक होता है एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र क्या होता है? एडमिन यूज़र के पास वो सारी अथॉरिटी होती है कि जैसे वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन खोल सकता है, कहीं के भी पासवर्ड चेंज कर सकता है वो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है वो ना तो पासवर्ड चेंज कर सकता, अनलिमिटेड चीज़ें कर सकता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन खोल सकता है, ब्राउजिंग कर सकता है, बस। तो एडमिन का एक्सेस लेना होता है इस प्रिविलेज एस्केलेशन में। तो यहाँ पर अटैकर क्या करता है एक्चुअल में, वो सबसे पहले नेटवर्क स्कैनिंग करके करता है, नेटवर्क के थ्रू नॉर्मल यूज़र का एक्सेस लेता है वो, ठीक है। नॉर्मल यूज़र एक्सेस लेगा, नॉर्मल यूज़र एक्सेस के लेने के बाद वो यहाँ पर कमियों को एक्सप्लॉइट करेगा, देन वो आपका एडमिन एक्सेस लेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल यूज़र को, आपके सिस्टम को हैक करके नॉर्मल यूज़र के थ्रू, ठीक है, नॉर्मल यूज़र में एक्सेस लेके एडमिन एक्सेस ले लेना, ठीक है। इसी को विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन कहा जाता है, या फिर लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, बहुत सारे एस्केलेशन होते हैं, और मैक ओएस एस्केलेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एडमिन प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब है कि एडमिन का एक्सेस लेना जो कि ऑनर है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन में यही करते हैं हम लोग कि नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे एंड वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर, एंड नॉर्मल यूज़र के जैसे लॉगिन हो जाते हैं हम सिस्टम में। उसके बाद नॉर्मल यूज़र लॉगिन होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि एडमिन एक्सेस ले लें। एडमिन एक्सेस ले लेते हैं तो उसको हम प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग, ये नॉर्मल हो गया, जनरल कह सकते हो आप लोग। प्रिविलेज एस्केलेशन, इसको भी जनरल कह सकते हो, मतलब कि ये अलग अलग टॉपिक्स हैं सारे। एंड वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन ये अलग टॉपिक है। कैसे? जैसे पासवर्ड क्रैकिंग जो है, यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड पे फोकस किया जाता है। प्रिविलेज एस्केलेशन में यहाँ पर सिर्फ यूज़र अकाउंट को एक्सेस किया जाता है। लेकिन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन में जितनी भी वल्नरेबिलिटी हम स्कैन करते हैं, जितनी भी कमियां हम स्कैन करते हैं सिस्टम में, उन सभी का एक्सेस लेने का, उन सभी को एक्सप्लॉइट करने का, बेसिकली उन सभी के थ्रू एक्सेस लेने की कोशिश की जाती है सिस्टम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एंड ये थोड़ा वास्ट भी है वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, बहुत सारी वल्नरेबिलिटी निकाली जा सकती हैं एक सिस्टम में अगर आपको सही तरीका पता हो, ठीक है। एंड यूट्यूब में मैंने उतने वीडियो डाला नहीं है, वहाँ पर आप सभी को पता है कि इतना हमको फ्रीडम नहीं है, ख़ास करके साइबर सिक्योरिटी चैनल्स को इतना फ्रीडम नहीं है कि वो खुल के कंटेंट डाल पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उनका गलत मिसयूज़ भी करते हैं, इसलिए। सो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन, ये था हमारा वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे हमने एक्सेस गेन कर लिया इन तीनों को यूज़ करके, ठीक है। इन तीनों को हमने यूज़ किया, पासवर्ड क्रैकिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन एंड वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन। इन तीनों में से हमने किसी एक को फोकस किया, उसी पे चलते गए जब तक हमको उसका एक्सेस नहीं मिल गया, ठीक है। मतलब हम सारी चीज़ें एक बाय एक ट्राई करते रहते हैं जब तक हमको एक्सेस नहीं मिले। यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है जितना बताया जाता है, ठीक है। हर चीज़ में एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो मेंटेनिंग एक्सेस होता है। जैसे हमने एक्सेस ले लिया एक सिस्टम का, हमने उसको हैक कर लिया पासवर्ड क्रैकिंग के थ्रू, प्रिविलेज एस्केलेशन के थ्रू, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू। उसके बाद हमको उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम 3-4 चीज़ें करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बैकडोर, जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर बैकडोर डाल देते हैं। बैकडोर एक्चुअल में वो चीज़ें होता है जो कि बैकएंड में रन होता रहता है सिस्टम के, एंड किसी को पता नहीं चलता, उसको हम बैकडोर कहते हैं। एंड अब बैकएंड काम करता है, ठीक है। जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पीछे चल रही होती हैं, जो आपको पता नहीं, जैसे कि लॉग्स जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो आपको बहुत कम ही पता होता है। उसके बाद हम क्रैकर्स डाल देते हैं यहाँ पर,
जो कि जैसे अगर यूज़र पासवर्ड चेंज कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्रैक करके पासवर्ड आपको बता देंगे, या फिर किसी प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम होता है जो कि हम सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, जो कि पासवर्ड क्रैक करके आपको बताएगा बेसिकली कि पासवर्ड क्या उसने नया पासवर्ड क्या सेटअप किया है, ठीक है। एंड जो उसने कोड हैं उनको कोड क्या रखा हुआ है बेसिकली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो कोड है उनको कोड, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर जो हैशिंग है उन कोड को क्रैक करके आपको बताएगा बेसिकली क्या कोड यहाँ पर नया पासवर्ड उसने सेट किया है, तो उन कोड्स को क्रैक करेगा जो पासवर्ड का हैशिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर की लॉगर्स हैं। की लॉगर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये आपके इनके नाम में ही की है, ठीक है। लॉग का मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। तो की रिकॉर्ड्स, जैसे आपके कीबोर्ड्स के रिकॉर्ड, ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपने क्या क्या कीज़ प्रेस की हैं एंड कैसे क्या क्या प्रेस किया है, उसका हर एक चीज़ का रिकॉर्ड की लॉगर्स अपने पास रखते हैं। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में भी होते हैं, ठीक है, दोनों के रूप में होते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में दोनों की होने के वजह से इनको कभी कभी पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई पेन ड्राइव लगी हुई है आपके सिस्टम में, अननोनली कोई लगा रहा है, तो वो भी की लॉगर हो सकता है। ये ज़्यादातर पासवर्ड के लिए यूज़ होता है कि जैसे आपने पासवर्ड डालते समय क्या क्या की प्रेस की, बहुत इजीली निकाला जा सकता है उन पासवर्ड को, ठीक है। तो की लॉगर एक्चुअल में आपके हर एक की को रिकॉर्ड करेंगे कि आपने क्या क्या डाला है, एंड वो जो अटैकर है उसको भेज देंगे, ठीक है। अगर वो सॉफ्टवेयर है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे उसके सर्वर से, या फिर उसके सिस्टम को भेज देते हैं, क्योंकि जिसने डाला है उसका एक्सेस उसी के पास होता है, तो सारा उसी के पास जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो हार्डवेयर है वो पेन ड्राइव या फिर कोई दूसरी मशीन, एक्चुअल में की लॉगर भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो की लॉगर्स हैं वो कि मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, अराउंड 6 टाइप 7 टाइप के होते हैं, जैसे कि वाईफाई की लॉगर, PS2 की लॉगर एंड USB की लॉगर, ब्लूटूथ की लॉगर, वाईफाई की लॉगर एंड एम्बेडेड इनसाइड की लॉगर, जैसे एम्बेडेड इनसाइड कीबोर्ड की लॉगर, जो कि कीबोर्ड के अंदर ही सेव होते हैं। जैसे कोई अटैकर है या फिर कोई आपका पासवर्ड लेना चाहता है, आपके कीबोर्ड में ही की लॉगर इंस्टॉल कर देगा, आपके वाईफाई में, ब्लूटूथ में, ठीक है, या फिर आपके हार्डवेयर में कहीं भी वो हो सकता है की लॉगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं की लॉगर के बारे में। तो इतने टाइप के की लॉगर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही तरीका नहीं है की लॉगिंग करने का, सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के बारे में समझते हैं हम। स्पाईवेयर एक्चुअल में क्या होते हैं। स्पाईवेयर, इसके नाम से पता चल रहा है स्पाई। स्पाई मतलब किसी पे नज़र रखना। ये स्पाईवेयर क्या होते हैं, आपके सिस्टम के हर वक्त जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो दे रहा होता है अटैकर को, जिसको चाहिए एक्चुअल में आपके सिस्टम का एक्सेस, ठीक है। जिसने यहाँ पर स्पाईवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, वो स्पेसिफिक लोकेशन मतलब दूसरे सिस्टम में यहाँ पर भेज रहा होता है उस अटैकर को आपके सिस्टम का हर एक स्क्रीनशॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिस्टम है, ठीक है, एंड ये सिस्टम में मैंने की लॉगर स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब ये सिस्टम स्पाईवेयर जो है ना, ये सिस्टम में जो स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है, एंड इसमें मैं लोकेशन डाल दूंगा कि तुझे स्क्रीनशॉट किस जगह पे भेजना है। तो मेरा यहाँ पर दूसरा सिस्टम है, मैं बोलूँगा मुझे इस सिस्टम में सारी चीज़ें भेजना है, तो मैं इस सिस्टम का एड्रेस इस स्पाईवेयर के अंदर डाल दूँगा, तो वो मुझे आपके हर एक वक्त की स्क्रीनशॉट ला के दे सकता है, हर एक वक्त का रिकॉर्ड ला के दे सकता है बेसिक। तो आपके सिस्टम में नज़र बनाए रखता है वो, ठीक है। अब ये हर तरीके के सिस्टम में हो सकता है। यहाँ पर मैक भी सिक्योर नहीं है, ना लिनक्स है, ना ही विंडोज़ है। हर तरीके के सिस्टम यहाँ पर तोड़ है आज के ज़माने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पाईवेयर होते हैं जो कि स्पाइंग करते हैं हर एक सिस्टम। ओके, अब जब ये सारी चीज़ें मेंटेन एक्सेस कर लिया, ये सारी चीज़ें कर लिया हमने, तो उसके बाद क्या आता है यहाँ पर मेंटेनिंग एक्सेस के बाद हम लॉग्स को क्लियर करते हैं, एंड इसको एक नाम से और जाना जाता है, कहते हैं कवरिंग ट्रैक्स। तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जो रानियाँ होती हैं वो अपने पैरों के चिन्ह को मिटाते हुए चलती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो राजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है। तो सिस्टम हैक करने के बाद वो अपने हर एक फुटप्रिंट्स या फिर ट्रैक्स जो उसने किया है
उन ट्रैक्स को क्लियर करते हुए चलता है ताकि बाद में वो पकड़ा ना जा सके, ठीक है। हालांकि ये ट्रैक्स इजीली रिकवर किए जा सकते हैं। अगर आपने डिजिटल फॉरेंसिक का आपको नॉलेज है तो ये ट्रैक्स जो हैं जिसने भी डिलीट किया है बेवकूफ़ी है वो भी, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक में ये सारी चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोगों को इतना ही नहीं बताऊँगा कि सिस्टम को हैक कैसे करते हैं, सिक्योरिटी भी होती है इनकी बहुत सारी, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ भी बताएंगे। सो वॉरियर्स, अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं तो आई एम डैम श्योर आप एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो इसी का ध्यान रखते हुए हमने लॉन्च किया है एडवांस कोर्स इथिकल हैकिंग का, ठीक है। सो इस कोर्स में आपको लगभग 60+ प्रीमियम मॉड्यूल मिलने वाले हैं। एडवांस लैब सेटअप है एंड लैब सेटअप जो है बहुत ही एडवांस होने वाला है बेसिकली। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस तो मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी ताकि आप जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो उसको रिवाइज़ कर सको। एंड आपको यहाँ पर टेस्ट असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल भी देखने के मिलेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। एंड आपकी स्किल को बूस्टअप कर सको। एंड लास्ट में जॉब असिस्टेंट है, यहाँ पर जॉब के लिए असिस्ट करेंगे आपको एक्चुअल में कि आप कैसे जॉब ले सकते हैं इन फील्ड में, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो में। सो ये था अपना क्लियरिंग लॉक्स, ठीक है। लॉक क्लियरिंग है। लॉक क्लियर करने के बाद यहाँ पर अपना काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने सारे ट्रैक्स यहाँ पर ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिगेशन कराते नहीं हैं, तो लॉक्स जो है वो कोई रिकवर भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी ने डिलीट कर दिया है तो ये वही रिकवर कर सकता है जो कि एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, जो कि डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही रिकवर करते हैं इन चीज़ों। सो यहाँ पर अब हम लोग प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। सो मिलते हैं अब हम प्रैक्टिकल्स में। सो हेलो वॉरियर्स, यहाँ पर वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि थ्योरी के बाद आता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर। अब प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, तो जो हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा था पासवर्ड क्रैकिंग के थ्रू यहाँ पर सिस्टम को हैक किया जाता है, तो बेसिकली हम वही करके देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमारी जो विक्टिम मशीन है उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर जिससे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मतलब जो हमारी मैन मशीन होगी उसका नाम पैरट है, ठीक है। वैसे आप जो विक्टिम मशीन है उसका अंदाज़ा लगा पाओगे, आप लेटेस्टली यूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने कहा था हैशेस, ठीक है, जो कि यूज़ होता है विंडोज़ में। अब नाम वह मशीन जो यूज़ करूँगा उसका नाम तो डेफिनेटली नहीं क्लियर कर सकता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर यूट्यूब गाइडलाइंस के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टर्मिनल में जो हम एक्चुअल में जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं अपने पैरट सिक्योरिटी में, उसका नाम रिस्पॉन्डर है। तो रिस्पॉन्डर मेरा यहाँ डेस्कटॉप पे ही पड़ा हुआ है, तो मैं यहीं पर टर्मिनल को ओपन कर लूँगा राइट क्लिक करके। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले यहाँ पर एडमिन परमिशन होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप कोई भी एडमिन के परमिशन के अलावा कोई भी टूल आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर sudo su से परमिशन ले लूँगा, ठीक है। एंड पासवर्ड एंटर कर देंगे अपन जो भी एडमिन का होगा, उसके बाद आपको रूट की परमिशन मिल जाएगी। मैं इसको डिस्प्ले को क्लियर कर लेता हूँ एंड ls करता हूँ। ls करने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा जो कि रिस्पॉन्डर है, ठीक है। यही मेरा टूल है जो कि पासवर्ड कैप्चरिंग में काम आएगा। एंड बहुत सारे टूल्स हैं, ये अकेला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्डर, ठीक, एक्चुअल में हम वो फोल्डर है हमारा, तो cd रिस्पॉन्डर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड टैब बटन दबा देंगे एंड ls करेंगे इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दिख रही है अभी। यहाँ पर इसका कलर इसलिए चेंज है क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। अगर आपके इसमें ऐसे सभी एक जैसे दिख रहे हैं एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, तो आप इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन तो दे सकते हो, chmod, ठीक है, +x, ठीक है। chmod +x के बाद आपको उस फाइल का नाम दे देना है जिसको आप एग्जीक्यूटेबल करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है। बिना एग्जीक्यूटेबल परमिशन की कोई भी फाइल रन नहीं हो सकती। chmod +x ऐसे दे सकते हो आप लोग, chmod +x एंड फाइल का नाम। अब यहाँ पर इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन एक्चुअल में आ चुकी है, तो ये इजीली यहाँ पर रन हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। ये .py फाइल है, अब इसको हमको रन करना है, तो .py फाइल है। तो .py फाइल दो तरीके से रन होती है, जैसे कि एक तो पाइथन हो गया, दूसरा .\। तो यहाँ .\लिखेंगे हम लोग एंड उसके बाद पाइथन
पाइथन लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाइथन के लिए हम .बैकस्लैश यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम .py लिख के रिस्पॉन्डर लिख देंगे, कैपिटल R है तो रिस्पॉन्डर .py। एंड इसके अलावा भी हमको चीज़ें मेंशन करनी होती है, जैसे कि -i जो है ये बताता है कि इंटरफेस कौन सा कनेक्ट करना है। मतलब हम प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं पासवर्ड हैश कैप्चरिंग का कर रहे हैं, तो हमको नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए कि हम कौन सा एक्चुअल में इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर नया टर्मिनल ओपन करेंगे, ifconfig लिखेंगे, लेकिन ओके यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा आपका इंटरफेस जो है मेरा वो ETH0 है। आपके केस में थोड़ा अलग हो सकता है, तो इसको नेटवर्क इंटरफेस करते हैं, जो कि बेसिकली अडेप्टर होता है हमारे नेटवर्क कह सकते हो, ठीक है। तो ETH0 नाम है उस अडेप्टर का, मेरे ETH0, ठीक है। बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन करना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हो ये लिसनिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा मेरे जो मेरी टारगेट मशीन है उस पर, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉगिन करूँगा, ठीक है। एंड इसका पासवर्ड डालूँगा एंड लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी ये वेलकम कर रहा है। इस मशीन को मैं ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्राइक या फिर कोई चीज़ें चैनल पर ना आए। आप लोगों तक पहुँचने का ये चैनल ही ज़रिया है। एंड अगर आप लोग फ्यूचर में भी कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मैं नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर मैं कोई फ़ोल्डर एक्सेस करके देखता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होगी, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न से नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि यहाँ पर अपने चैनल पे कोई बात ना आए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक फ़ोल्डर एक्सेस किया है, ठीक है। एक फ़ोल्डर ही एक्सेस किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। एक फ़ोल्डर एक्सेस करने के बाद मैंने यहाँ पर उसको ओके पे क्लिक कर दिया एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम वापस आ गए हैं अपने मैन फोल्डर पे, जो हमारी मैन मशीन थी उस पर, अटैकर मशीन पे। एंड ये कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कैप्चरिंग करने की, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर वापस से वही प्रोसेस करने की कोशिश करूँगा जो मैंने इससे पहले किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में हमने वो हैश कैप्चर नहीं कर पाया। तो मशीन्स को वापस से रिस्टार्ट करके आप वापस से सारी प्रोसेस कर सकते हो, जिससे आपका जो मशीन है वापस से रिस्टार्ट हो जाएगी एंड आप वापस से सेम चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी रिस्पॉन्डर काम नहीं कर रहा होगा। तो वापस से यहाँ पर हम sudo su करेंगे एंड यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे एंड सेम जो कमांड हमने रन की थी, पहले हम रिस्पॉन्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्डर के अंदर जाना बहुत कंपलसरी है। अब यहाँ पर मैं उस फाइल लोकेशन पे नहीं हूँ, तो आपको फाइल लोकेशन पे होना ज़रूरी है। ओपन इन टर्मिनल एंड यहाँ पर sudo su पासवर्ड डालेंगे एंड रिस्पॉन्डर के अंदर जाके आपको सेम कमांड रन कर देनी, ठीक है। रिस्पॉन्डर यहाँ पर लिसन करेगा एंड मूव, जैसे ही हमारा टारगेट है, टारगेट यहाँ पर अगर लॉगिन करता है, ठीक है। लॉगिन यहाँ पर टारगेट ने किया एंड मैंने एंटर प्रेस कर दिया, टारगेट ने अपने पास लॉगिन कर लिया यहाँ पर। एंड टारगेट यहाँ पर कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको लॉगिन हो जाने देते हैं, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड देखते हैं ये कैप्चर कर पाता है या फिर नहीं। वॉरियर्स, यहाँ पर हमारा जो लॉग है वो कैप्चर हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में लॉग कैसे कैप्चर हुआ है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C से इसको क्लोज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो रोक सकता हूँ कंट्रोल C से। अब आप लोग बेसिकली यहाँ पर लॉग्स को कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप ऊपर जाओगे तो ये पूरा ग्रीन है, ठीक है। आप इसको इजीली पहचान सकते हो एक्चुअल में कि यहाँ पर ये पूरा ग्रीन है। एक्चुअली मुझे भी एक दो बार यहाँ पर अटेम्प्ट लेने पड़े। आपको अगर ऐसे एरर आते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो
ये मेरे पास लॉग्स आए हैं, ठीक है, ये लॉग आए हैं मेरे पास, ठीक है। इसी को कहते हैं हम NTLM लॉग्स, ठीक है, NTLM लॉग्स इसी को कहते हैं। एंड इसी के थ्रू इन्हीं को हम क्रैक करके एक्चुअल में लॉगिन करते हैं विंडोज़ में, ठीक है। अगर इनको हम क्रैक कर लेंगे तो हमको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रैक करने के लिए हम ये पूरा कॉपी करके एक फ़ाइल में सेव कर देंगे एंड देन हम इसको क्रैकिंग करेंगे। तो क्रैकिंग के प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वॉरियर्स, ये जो रिस्पॉन्डर है ये सारे लॉग्स को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है उस लोकेशन पे। हम चलते हैं उस लोकेशन में एंड चेक करते हैं कि लॉग्स हमारे कहाँ पड़े हुए हैं। तो उस लोकेशन को हम कहते हैं, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर CD टाइप करोगे आप लोग एंड /user, ठीक है। आपको यहाँ पर /user एंड शेयर, देन उसके बाद यहाँ पर आपको p लिख के टैब बटन दबा देना, रिस्पॉन्डर ले लेगा। उसके बाद रिस्पॉन्डर में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर आपको कुछ एक्चुअल में प्रेस नहीं करना है, एंटर प्रेस कर दोगे एंड ls करोगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दिखेगी लॉग, ठीक है, लॉग्स की। मैंने यहाँ पर लॉग टाइप किया था इसलिए आया नहीं, आप डायरेक्ट लॉग्स लिख सकते हो, लॉग की जगह लॉग्स, तो डायरेक्टली आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। CD लॉग्स करोगे यहाँ पर तो डायरेक्टली आप वहाँ पर उस फोल्डर पे एंटर हो जाओगे एंड यहाँ पर ls करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइल दिखेगी। जो हमारे सेव लॉग्स हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर हमको इसको चेक करना है क्या क्या सेव हुआ है इसके अंदर तो आप इजीली चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर नैनो करता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद SMB कैपिटल में टैब बटन प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये सारे लॉग हैं जो कि सेव हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्रैक करना है एक्चुअल में हमको। अब इसको क्रैक करने के लिए तो यहाँ पर जॉन से पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं हम लोग, तो इस हैश को एक्चुअल में हमको क्रैक करना है पासवर्ड क्रैकिंग से, टूल से। तो टूल हम यूज़ करते हैं जॉन, तो सिंपल से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जॉन। सो यहाँ पर सिंपल सा हम जॉन द रिपर क्रैकिंग के लिए जो टूल यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्रैकिंग टूल्स हैं, जैसे कि इस एक जॉन द रिपर है। तो यहाँ पर जॉन लिखेंगे हम उसके आगे उसका लोकेशन लिख देंगे जो कि जहाँ पर हमारा हैश स्टोर है। जैसे कि ये ऐसे इस लोकेशन पे हमारा जो हैश फाइल है वो स्टोर है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पर मिली सेकेंड्स भी नहीं लगे इसको क्रैक करने में। देख सकते हो यहाँ पर ये बता रहा है यूज़र एंड ये पासवर्ड बता रहा है, ये है पासवर्ड। अब देखो वेरी करता है कि वो जो पासवर्ड है वो आपके वर्ड लिस्ट में है या नहीं, या फिर वो जो पासवर्ड आप क्रैक कर रहे हो वो उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए तभी क्रैक होगा, नहीं तो ये वही एक वर्ड लिस्ट के जो हम लिस्ट यहाँ पर करते हैं, मल्टीपल अटैक्स आते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर ये डिक्शनरी अटैक था, तो यहाँ पर ये अटैक एक्चुअल में अगर वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड रहा तो ही क्रैक होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग से हमको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्रैक हो चुका है। तो यही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हम लॉगिन करके देखते हैं एक बार अपने सिस्टम में, जो हमारा विक्टिम था उसमें लॉगिन होता है या नहीं। यहाँ पर यूज़र नेम बता रहा है एडमिन एंड पासवर्ड उसका PA एंड डॉलर सिंबल 2 बार दिखा रहा है, आप देख सकते हो W0RD, ठीक है। तो यहाँ पर सेम डाल के देखते हैं, एडमिन है यहाँ पर, तो एडमिन यूज़र चूज़ करके यहाँ पर मैं डालता हूँ PA $W0RD, ठीक है। एंटर प्रेस करके देखता हूँ ये वेलकम तो कर रहा है एंड आई थिंक सो हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। ये जो मशीन है इसको मैं ब्लर कर दूंगा फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, ताकि स्ट्राइक से बचा जा सके, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग यहाँ पर पासवर्ड अटैक। तो फर्स्ट जो हमारा पासवर्ड अटैक से एक्सेस लेना था ऐसे ही था, लेकिन इसके लिए आपको नेटवर्क पे होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नेटवर्क के अंदर होना बहुत ज़रूरी है मशीन्स। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं सक्सेसफुली एंड मैंने इसको ब्लर कर दिया है। आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा क्या मशीन है, कौन सी मशीन है। एंड अभी मैं इस मशीन को शट डाउन कर देता हूँ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अटैक की तरफ, ठीक है। के बाद मैं चूज़ करता हूँ नेक्स्ट मशीन, जो कि आप देख सको बहुत इजीली, मतलब बहुत आसानी से उसको देख सको।
यहाँ पर मैं पैरेट को चूज़ नहीं करूँगा, मैं काली को ही चूज़ करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मुझे काली थोड़ा इजी लगता है, पैरेट भी मुश्किल नहीं है, दोनों इजी है, बट मुझे इसका इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है काली का। तो अभी मैं इस पैरेट को शट डाउन कर रहा हूँ एंड काली को मैं एज अ यूज़र यूज़ करूँगा, ठीक है, एज अ मैन मशीन। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बेसिकली करना क्या है मुझे, मैं यहाँ पर जो मैन मशीन मतलब जो हमारी टारगेट मशीन होगी वो मेटास्प्लोइटेबल 2 होगी। ये मेटास्प्लोइटेबल 2 जो है ये बहुत ही बढ़िया मशीन है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें इसको जा सकते हो इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो इसके लिए, या फिर बहुत सारी तरीके से इसको हैक कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको हैक करने के। एंड ये बनाई भी हैकिंग पर्पज़ से लिए गई है, मतलब बहुत वनरेबल होती है ये, सिर्फ़ और सिर्फ हैकिंग पर्पज़ से ही बनाई गई है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बेसिकली यहाँ पर। तो ये जैसे टर्न ऑन हो रही है तब तक मैं अपनी यहाँ पर कमांड्स हम लोग चल के देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमको नेटवर्क स्कैनिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं नेट डिस्कवर करूँगा एंड -i इसे इंटरफेस इसको बता दूँगा किसको सिलेक्ट करना है, एंड R से बता दूँगा रेंज कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्कैनिंग पे लगा देता हूँ, ठीक है। स्कैनिंग पे जैसे ही लग जाएगा ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 4 IP एड्रेस आ रहे हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला IP एड्रेस नेट मास्क होता है। ये तो हमारे काम का नहीं है, सबनेट मास्क। एंड ये वाला जो है यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ये VMware का है, राउटर की पहली IP एड्रेस, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा तो। एंड सेकेंड ये राउटर का सपोर्टिव IP एड्रेस है VMware का, ठीक है। एंड बचा ये, तो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। रियल लाइफ में आपको ये दोनों देखने के लिए मिलेंगे। ये 2 वाला जो है वो कोई सिस्टम यूज़ कर रहा होगा, बट यहाँ पर हम वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो ये मशीन एक्चुअल में जो है ये वाली IP जो है वो मशीन के यूज़ के लिए है, ठीक है। चलो, मुझे 10.10.10.4 IP एड्रेस मिल गए हैं। अब इस पर मैं नेटवर्क स्कैनिंग करूँगा। तो यहाँ पर nmap एंड मैं सेम कमांड रन कर दूँगा 10.10.4-vv-p-sb-o। O का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, S का मतलब सर्विसेज, -p का मतलब यहाँ पर पोर्ट्स हैं सारे, एंड VV का मतलब वर्बसिटी, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। वापस से मैं अगर ये कमांड लिख के दिखाऊँ आपको तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे nmap लिखता हूँ, ये nmap टूल है जो कि बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पर मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ 10.10.4 जो कि मेरे टारगेट सिस्टम का। -vv मतलब एक बार VV लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार भी V लिख सकते हो, क्यों, ये वर्बसिटी दिखाता है, मतलब जो डिटेल्स जो स्कैनिंग में डिटेल्स आएगी वो ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब अच्छी सी डिटेल्स आनी चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। 1V में थोड़ा कम आता है, डबल V में ज़्यादा आ जाता है। -p एंड P बताता है कि यहाँ पर आप पोर्ट कौन सा स्कैन, मतलब कौन कौन से पोर्ट स्कैन करना है। तो मुझे यहाँ पर सारे करना है तो मैं -p हाइफन लगा दिया, लेकिन अगर मुझे एक पोर्ट करना होता तो मैं वहाँ पर जैसे मुझे 120 पोर्ट करना रहता तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता 120, लेकिन अभी मुझे सारे करने हैं तो मैं सारे कर लेता हूँ। अब मुझे सर्विसेज स्कैन करना है। सर्विसेज आपको नहीं पता है तो वीडियो देख सकते हो नेटवर्किंग की। एंड SV से सर्विसेज स्कैन कर लेंगे, -O से यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करेंगे, ठीक है, -O, ठीक है। एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर देखो स्कैनिंग इसने स्टार्ट कर दी है। इसको इतने पोर्ट्स ओपन मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, इतने पोर्ट्स यहाँ पर ओपन मिले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कमांड में। एंड यहाँ पर अगर सर्विसेज स्कैनिंग आ जाएगी तो ही, देखो सर्विसेज से ही हमको पता लगता है कि सामने वाले सिस्टम में रन क्या हो रहा है एक्चुअल में। सर्विसेज जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप यहाँ पर इस अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे सामने वाले सिस्टम में क्या क्या कमियाँ हैं। यहाँ पर इसको 30 सर्विसेज मिली है, लगभग 30 सर्विसेज में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर मैंने सबसे वनरेबल मशीन को इसलिए लिया ताकि आप लोग लाइव एग्जांपल देख सको कि वर्नेबिलिटी एक्चुअल में हमारा एक और भी था ना, वहाँ पे वर्नेबिलिटी से हम सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्नेबिलिटी से एक्चुअल में कैसे सिस्टम को हैक किया जा सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं स्कैनिंग तक, जैसे रिज़ल्ट आ जाता है तो हम फिर से मिलते हैं।
सो वॉरियर्स, यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो सर्विसेज ओपन है। यहाँ पर एक VSFTPD नाम की एक सर्विस ओपन है, ठीक है, जिसका वर्ज़न यहाँ पर है 2.3.4। अब इसको यूज़ करके आप सिस्टम को कैसे एक्सेस ले सकते हो, कैसे सिस्टम पे अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो ये कमी है बहुत बड़ी, क्योंकि ये वर्ज़न बहुत पुराना है एंड VSFTPD जो है वो FTP पे रन होता है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये फाइल ट्रांसफ़र से यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक और सर्विस दिख रही है 1524, जो कि बाइंड शेल है। बाइंड शेल एक्चुअल में ये जो सर्विस है ये डायरेक्ट शेल का एक्सेस दे देती है, ठीक है। तो आप बाइंड शेल से भी एक्सेस ले सकते हो। पहले मैं VSFTPD से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो VSFTPD जो है यहाँ पर इसका जो वर्ज़न है 2.3.4 है। इसको मैं Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लेता हूँ एंड चलते हैं हम ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे यहाँ पर हम टाइप करेंगे गूगल DB या फिर गूगल हैकिंग DB कर सकते हो, गूगल DB कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। या फिर एक नाम और है इसका एक्सप्लॉइट DB, ठीक है, ये रहा ऑटोमेटिक आ गया। इसका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इशू कर देता है ये थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ VSFTPD। चलो मैं वर्ज़न उसी को डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ कि यहाँ पर आप सारे एक्सप्लॉइट्स को, एक यहाँ पर एक्सप्लॉइट पे टैप करना आपको ज़रूरी होगा, वो देख लेना कहाँ पर है आपका टैब, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर दो आए, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन एंड ये मेटास्प्लॉइट के लिए आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों डाउनलोड करके देख लेते हैं, एक ये है एंड एक ये है, ये दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। अब इसकी VSFTPD 2.4 की जो कमी है वो चेक करते हैं। VSFTPD 2.4 वर्नेबिलिटी क्या है, ठीक है। वर्नेबिलिटी यहाँ पर चेक करेंगे तो इसके बारे में, तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि बैकडोर कमांड से ये एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है। ऐसे ही करके इसकी सारी कमियाँ आप ढूंढ सकते हो बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन जो हमने डाउनलोड किया उसका आ भी गया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है यहाँ पर बता रहा है, पाइथन 3 से बना हुआ है तो इसको पाइथन 3 से रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन देखते हैं हम लोग, यही वाला, एंड जो हमने डाउनलोड किया है उनको डायरेक्टली ओपन करते हैं। हमारे काम पे .py वाला होगा क्योंकि पाइथन से रन बना हुआ है, तो पाइथन से हम उसको रन करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ टर्मिनल पे। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं टर्मिनल पे एंड ये हमारा पुराना रिस्पॉन्डर है, इसको हम Ctrl+C से ऑफ़ कर देते। सो यहाँ पर हमने उसको जहाँ डाउनलोड किया है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर CD डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं एंड वहाँ पर चेक करते हैं जो हमने डाउनलोड किया था वो सारी चीज़ें आ गई है नहीं। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है ये दोनों, ठीक है। RB जो है वो अलग तरीके की दिख रही है, आप लोग देख सकते हो अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस किया होगा। .py जो है ये हमारे काम का है बेसिकली। .py को यूज़ कैसे करते हैं, ये जो हमारी फ़ाइल है ये वाली, इसको कैसे यूज़ करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर .py जो है वो पाइथन फाइल से रन करती है, ठीक है, पाइथन से। तो वहाँ पर हमने देखा भी था कि ये .py जो है वो पाइथन 3 से ही रन होगी, पाइथन से ही रन होगी, क्योंकि ये पाइथन से बनी हुई है, ठीक है, पाइथन से बनी हुई दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप बेसिकली इसको यूज़ ले सकते हो। अब हम वापस टर्मिनल पे चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूटेबल परमिशन वो रन नहीं होगा। तो जैसे हमने रिस्पॉन्डर को दिया था, तो यहाँ पर हम 49757 ये लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ गई। चेक कैसे करेंगे, LS करके देखेंगे तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास ये परमिशन आ गई है। उसके बाद यहाँ पर हम पहले लिखो पाइथन, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन 2 लिख सकते हो या पाइथन 3 लिख सकते हो, जिससे रन हो जाए, ठीक है। पाइथन 3 से बना है तो वो भी ले सकते हो रन, यूज़ है पाइथन 2 भी यूज़ ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर 49757 टैब बटन दबाओगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि आपको इसको एक्चुअल में यूज़ कैसे लेना है। तो
ये बता रहा है कि आपको यूज़ ऐसे लेना है, पाइथन 2 लिखना है, उसके आगे मतलब पाइथन 2 के आगे जिस फाइल को रन करना है उसका नाम, उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस जो आपका टारगेट है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सेल जो है ओपन दिखा रहा होगा आप, ठीक है, मतलब सामने वाले के टर्मिनल का एक्सेस हमको मिल चुका है। चलो मैं यहाँ पर एलएस करके देखते हैं, तो सामने वाले की सारी फाइल्स हमको विजिबल है, ठीक है, सारी फाइल्स यहाँ पर विजिबल है। अगर मैं इस जगह पे IF कॉन्फ़िग रन करता हूँ तो यहाँ पर IF कॉन्फ़िग, ठीक, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको IP एड्रेस दूसरे सिस्टम का दिखा रहा है सामने वाले का। एंड यहाँ पर अगर मैं मेरे सिस्टम का चेक करूँ IP एड्रेस, IF कॉन्फ़िग एंटर, तो यहाँ पर मेरे सिस्टम का ये है। एंड उस सिस्टम में जो आप देख रहे हो वो .4 है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये हमको एक तरीके से एक्सेस मिल गया सामने वाले का। यहाँ पर हम देखते हैं हमने किस जगह का एक्सेस लिया है, PWD करके। यहाँ पर हम रूट डायरेक्टरी का हमने एक्सेस लिया है, बेसिकली हमको रूट का ही डायरेक्ट एक्सेस मिला है इससे। एंड हम सामने वाले मशीन पे एक बार जाते हैं एंड वहाँ पर चेक करते हैं कि रूट डायरेक्टरी में ये सारी लोकेशन पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर MSF एडमिन या MSF, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है मेटास्प्लोइटेबल का, MSF एडमिन। अब यहाँ पर मैं पहले PWD से चेक करूँगा कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, तो होम एंड काली पे, होम एंड MSF एडमिन पे हूँ। CD से मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा जिस लोकेशन में वो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर LS करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमको सारी फाइल्स विजिबल है, ठीक है, जो यहाँ पर दिख रही है आपको। एंड यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वर्टिकली आई हुई है, तो आप एक बार मैच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं एक नाम की फ़ाइल बनाता हूँ, देखो यहाँ पर कोई नाम की फ़ाइल पड़ी नहीं हुई है, ठीक है, न्यू वर्ज़न है जो कि मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में बताया है। एंड यहाँ पर कोई फ़ाइल पड़ी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ बनाने की। अगर यहाँ पर हमारे पास एडमिन का एक्सेस है तो बन जाएगा। MKDIR मैं हैकर नाम का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अब चेक करता हूँ क्या इस नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर बना है, LS, तो यहाँ पर न्यू वर्ज़न है, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख सकता है ये फ़ोल्डर बन के आ गया, प्रीवियस में नहीं था, ठीक है, मतलब ये फ़ोल्डर यहाँ पर बन चुका है S। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिस्टम अपने अंडर में आ गया, कंट्रोल में आ गया, हमने इसका एक्सेस ले लिया, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, दूसरी जो वर्नेबिलिटी है उससे एक्सेस लेता हूँ। तो हमारी जो दूसरी वर्नेबिलिटी थी वो क्या थी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैंने कहा था हालांकि यहाँ पर हर एक पोर्ट में हर एक वर्नेबिलिटी है, इनको हम अलग अलग जितने पोर्ट ओपन दिख रहे हैं उतने तरीके से सिस्टम को एक्सेस लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ तो इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है एंड बहुत टाइम लेगा, टाइम टेकन प्रोसेस है। एंड यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ वही जो कि सबसे इजी है, मैं सबसे इजी एंड सबको पता हो वो वाली कमियाँ ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सभी को पता है, जो बिगिनर होंगे उनके लिए हेल्प करेगी ये ज़्यादातर वीडियो जो मैंने बनाया है। तो वापस से चलता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एंड इसको क्लियर करता हूँ मैं इस टर्मिनल को। एंड यहाँ पर मैं नेटकैट का यूज़ लूँगा एंड सेम मैं उसी मशीन की IP, ठीक है, एंड 1524 ये पोर्ट नंबर है। देखो नेटकैट जो है ये एक टूल है जो कम्युनिकेट कराएगा। 10.10.4 जो है वो यहाँ पर IP एड्रेस है हमारे सिस्टम का, टारगेट सिस्टम का। एंड 1524 जो है ये पोर्ट नंबर है जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पर देखो डायरेक्टली एक एक्सेस मिल चुका है हमको उसके मेटास्प्लोइटेबल का, ठीक है। यहाँ पर भी IF कॉन्फ़िग करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये एक्सेस मिल चुका है उसको, ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस मिल चुका है उस मशीन का। तो ऐसे आप इसका भी एक्सेस ले सकते हो, तो .4 दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं LS करता हूँ, क्या मैंने जो फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पर वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये फ़ोल्डर दिख रहा है। एंड वहाँ पर न्यू वर्जन नाम का एक फ़ोल्डर भी था, वो भी यहाँ पर विजिबल होना चाहिए, ये रहा,
ठीक है, चलो अब इन फोल्डर को मैं डिलीट करके देखता हूँ rm-rf से। ठीक है, यहाँ पर मैं हैकर वाला फ़ोल्डर डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर हैकर एंटर। ठीक है, आई थिंक सो ये हट जाना चाहिए यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो यहाँ पर देखो, मुझे तो यहाँ न्यू वर्ज़न के अलावा कोई दूसरा दिख नहीं रहा है जो मेरे क्रिएटेड है। सामने में चल के चेक कर लेते हैं यहाँ पर। एंड देखो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सिस्टम हैक हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर ls करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखो कोई भी हैकर नाम का फ़ोल्डर नहीं है। यहाँ पर था, आप लोग देख सकते हो, बट यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी आप लोग किसको कहोगे हम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सामने वाला सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या नहीं। अगर मैं इसको रिस्टार्ट कर दूं या शट डाउन कर दूं, चलो मैं शट डाउन करके देखता हूं होता है कि नहीं। शट डाउन नाउ करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, सामने वाला सिस्टम शट डाउन होता है या नहीं वो देखते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये शट डाउन होना स्टार्ट हो गया है एंड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ये। ठीक है, एंड बंद होने के बाद कनेक्शन ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सेंडिंग ऑल प्रोसेस टर्म्स, ये बोल रहा है रिसम बूट करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। एंड अगर ये रिस्टार्ट हो जाएगा तो बढ़िया है, वैसे ये शट डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड इसको शट डाउन करने का वैसे जो मेटास्प्लोइटेबल है डायरेक्ट बटन है नहीं, शट डाउन का इधर से है। ठीक है, तो देख सकते हो ये रिस्टार्ट होगा या फिर शट डाउन हो जाएगा, दोनों में से एक होगा। एंड यहाँ पर देखते हैं हमारा कनेक्शन टूटा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारा कनेक्शन टूट चुका है। ठीक है, अब कनेक्शन टूट गया तो मैं यहाँ पर IF कॉन्फ़िगर लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो अब पुरानी IP नहीं दिखाया गया, सिर्फ हमारे सिस्टम की IP एड्रेस दिखाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कमांड बैकडोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये वाले ये पॉसिबल है ऐसे। ठीक है, एंड मल्टीपल तरीके हैं और जिसके वजह से हम लोग ये सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अभी तक यहाँ पर रिस्टार्ट ही हो रहा है एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक सो रिस्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इन सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जो मेटास्प्लोइटेबल है वो बहुत ईजीली एक्सेसिबल है एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी मशीन मानी जाती है। आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। बट आप लोग ये जो वीडियोस हैं फॉलो करते हुए कि अपने ही सिस्टम में करो, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस के लिए बनाई, आपके प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है एंड आपके नॉलेज के लिए बनाई गई है कि सिस्टम्स कैसे एक्चुअल में एक्सेस किए जाते हैं, कैसे हैक किए जाते हैं। सो यहाँ पर ये थी हमारे वीडियो जो कि सिस्टम हैकिंग की है एंड एक ही तरीका नहीं, यहाँ पर मल्टीपल तरीके हैं। मैंने कुछ ही तरीके बताए हुए हैं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ताकि कोई इशू ना हो फ्यूचर में हमारे चैनल के साथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि YouTube थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है हमारे चैनल्स को लेकर। सो वॉरियर यहाँ पर हमने अपना एडवांस कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि कंप्लीट इथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक का है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन। ये पेड कोर्स होने वाला है एंड आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं एडवांस सीखने के लिए, जहाँ पर आपको एडवांस लैब सेटअप एंड मल्टीपल चीज़ें मिलने वाली। सो इतना ही था वीडियो में, यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ जिसको इस वीडियो की नीड है। ठीक है, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।